चलिए, नमस्कार आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इस अद्भुत अभ्युदय योजना में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू। कॉपी और पेन लेकर आप लोग बैठ जाओ। आज हम लोग आज़ादी की तरफ बढ़ने वाले हैं और आज़ादी की तरफ बिल्कुल एकदम पहुंचने वाले हैं। आज़ाद हो जाएंगे आज। तो वेलकम ऑल ऑफ यू। सभी लोग आप आ जाओ। शुरू करते हम लोग। और हम लोग लगभग वही जो है 40 यानी कि 1940 के दशक में पहुंच गए हैं। एक बार हम लोग योजनाओं को थोड़ा सा घटनाओं को रिकैप करेंगे और एक बार घटनाओं को लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो हम लोगों ने अध्ययन किया था वो 1940 में और 1942 की कुछ घटनाओं का अध्ययन किया था, जिसमें 1940 में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक तो सेपरेट पाकिस्तान की मांग, यानी कि मुस्लिम लीग के मंच से टू नेशंस थियरी प्रस्तुत की गई। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा आपने देखा कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया लाहौर अधिवेशन में, यानी कि मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन था और मार्च 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, और उस जो ड्राफ्ट को तैयार किया था उसको जो है सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था, और उसे जो प्रस्तुत करने का श्रेय था वो फजलुल हक को था, और जो खलीकुज़्ज़मा थे वो उसका समर्थन किए थे। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ड्राफ्ट तैयार किसने किया था, किसने प्रस्तुत किया था और किसने समर्थन किया था, और द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया। उसमें भी आप देखोगे कि भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में जो सेपरेट पाकिस्तान की बात है, विदाउट यूजिंग द नेम ऑफ पाकिस्तान, यानी कि टू नेशन से लग रहा है कि वो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, लेकिन आप अगर नाम की बात करोगे, पहली बार अगर योजना प्रस्तुत करने की बात आएगी तो 1940, इलाहाबाद कार्यकारिणी की बैठक 1930, मोहम्मद इकबाल, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आ जाए तो 1930, फिर 33, फिर 40, यानी कि 1930 में इलाहाबाद कार्यकारिणी के दौरान मोहम्मद इकबाल ने, आपने देखा कि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में पृथक मुस्लिम इकाई की बात किया था। और उसके बाद 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्नातक चौधरी रहमत अली, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद असलम अली खां और इनायतुल्ला, ये 4 लोग थे जिनको मिलाकर एक पम्पलेट बना था नाउ और नेवर, और नाउ और नेवर में पाकिस्तान की बात की गई थी, यानी कि द वर्ड पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान विचारधारा आ जाए, पाकिस्तान शब्द आ जाए, हु कंसीव्ड, किसके मस्तिष्क की देन है, तो चौधरी रहमत अली का। लेकिन अगर मंच से टू नेशंस थियरी आ जाए तो लीग के मंच से, तो वो 1940 और मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और सेपरेट मुस्लिम राष्ट्र के बीज की बात आ जाए कि ये बीज कहाँ पड़ा, तो मार्ली मिंटो सुधार। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना, और इन चीज़ों को आप जब जोड़ोगे तब जाके वो चीज़ मालूम होगा कि कैसे आप फ्लुएंसी के साथ मैटर को लिखोगे, क्योंकि फ्लुएंसी होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा कि मार्ली मिंटो सुधार में जो है
मार्ले ने ऐसा एक बीज बो दिया, ड्रैगन्स टीथ बो दिया, यानी कि नाग के दांत बो रहा और उसकी फसल बड़ी कड़वी होगी। अंग्रेजों को मालूम था, भविष्य मालूम था कि क्या होगा इसका भविष्य। यानी कि मार्ली मिंटो सुधार में आपने देखा कि जो मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया, वो आगे चल के अन्य वर्गों के लिए भी देते चले गए और लास्ट तक वो चलता रहा। तो वो एक देश के लिए समझ लीजिए वहाँ बीज पड़ा। और फिर मोहम्मद इकबाल, चौधरी रहमत अली और उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद आपने देखा कि जो भारत के लास्ट वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, उनके द्वारा एक योजना प्रस्तुत की गई, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। सारी योजनाएं आप देखोगे उसी के हिसाब से होंगी। तो अगस्त ऑफर उन्होंने प्रस्तुत किया, उसका नाम ही पड़ गया अगस्त प्रस्ताव। 8 अगस्त को 8 अगस्त 1940 को अंग्रेजों ने एक ऑफर दिया, क्योंकि चर्चिल प्रधानमंत्री थे, विंस्टन चर्चिल, और कंजर्वेटिव पार्टी के थे और भारत के आज़ादी के पक्ष में नहीं थे किसी भी शर्त में। लेकिन चूंकि ध्रुवी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के मध्य युद्ध छिड़ चुका था और द्वितीय विश्व युद्ध के संकट के दौर में चल रहा था देश, तो एक तरह से आप देखोगे कि ऐसे समय में ब्रिटेन के तरफ से भारत की भागीदारिता को सुनिश्चित करने के लिए ये समय समय पर योजनाएं अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं। और उसी योजना में जो पहला ऑफर है उसको अगस्त ऑफर नाम दिया गया, जिसमें औपनिवेशिक स्वराज्य की बात की गई और युद्ध के समाप्त होने के बाद हम अधिराज्य दे देंगे, और संविधान सभा की बात की गई। फर्स्ट ऑफ ऑल संविधान, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारत में बहुत पहले से संविधान सभा का प्रश्न उठ रहा था, लेकिन अंग्रेजों की तरफ से पहली बार जो है संविधान सभा की बात जो है स्वीकार की गई, वो भी अगस्त ऑफर। इसके बाद इसका विरोध किया गया और एक नैतिक रूप से, क्योंकि गांधी जी का मानना था, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के व्यूज में अंतर था। आपने देखा कि लक्ष्य दोनों का एक था, लक्ष्य भगत सिंह का भी एक था, लक्ष्य सारे भारतीयों का भी एक है। लक्ष्य उदारवाद, उग्र राष्ट्रवाद, क्रांतिकारी, सबका एक ही लक्ष्य है कि भारत को आज़ादी चाहिए, पूर्ण स्वराज्य चाहिए, क्योंकि कांग्रेस भी अब पूर्ण स्वराज्य की तरफ बढ़ रही। लेकिन सवाल क्या है कि माध्यम कैसा होना चाहिए, यानी कि हम उसी प्राप्ति कैसे करेंगे, प्राप्ति का साधन कैसा होना चाहिए। तो बोस और गांधी में थोड़ा अंतर हो गया। गांधी जी ये चाहते थे कि कांग्रेस के मंच से अगर कोई आएगा तो उसका उद्घोष अहिंसक ही होगा, यानी कि अहिंसात्मक आंदोलन चला के हम जो है अपनी गुणवत्ता को विकसित करेंगे, अपनी क्षमता को हम विकसित करेंगे, लेकिन हम किसी को एक तरह से कह लीजिए कि हर्ट नहीं करेंगे। तो इनकी अपनी एक विचारधारा, और सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा थी कि नहीं, हिंसा के माध्यम से भी हम छीन लेंगे और आज़ादी को छीन लेंगे। हम एक नए प्रकार का अप्रोच लेके बोस आए और सेना के गठन की भी बात किया इन्होंने कि हम सैन्य संगठन के माध्यम से भारत को छीन लेंगे, भारत की आज़ादी प्राप्त कर लेंगे। तो एक तरह से कह लीजिए कि मतभेद था विचारों में, मनभेद नहीं था, मतभेद था। अगर मनभेद होता तो राष्ट्रपिता नहीं आह्वान देते सुभाष चंद्र बोस भारत जाकर, भारत से बाहर जाकर। तो नैतिक, एक तरह से नैतिक विरोध करने के लिए गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार से व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, यानी कि इंडिविजुअल सत्याग्रह। यानी कि 3 बातों के लिए फेमस है 1940। एक तो आप देखोगे कि लाहौर अधिवेशन में लीग के मंच से जिन्ना ने 2 नेशंस थियरी प्रस्तुत किया,
दूसरा अगस्त ऑफर आया, अगस्त प्रस्ताव आया, और तीसरा अगस्त प्रस्ताव का विरोध करने के लिए कांग्रेस ने इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया। यानी कि अब हम सामूहिक नहीं करेंगे, अब हम व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह करेंगे। कोई एक सत्याग्रही उसके लिए सिलेक्ट होता था, जैसे आचार्य विनोबा भावे जो गांधी जी के आध्यात्मिक शिष्य माने जाते हैं और भूदान आंदोलन वाले हैं, सर्वदान भूदान। तो आचार्य विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने, फिर जवाहरलाल नेहरू बने, फिर आप देखोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल सत्य भक्त को बनाया गया। यानी कि एक प्रकार से ब्रह्मदत्त को भी बनाया गया सत्याग्रही के रूप में, ब्रह्मदत्त बने सत्याग्रही। तो ये लोग गिरफ्तार हो जाते थे। ऐसे आप देखोगे तो लगभग 15 महीने में 25,000 सत्याग्रहियों ने भाग लिया और ये दिखा दिया, दिल्ली चलो का नारा दिया गया। यानी कि एक तरह से कहा गया कि दिल्ली चलो का नारा दिया गया और इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो इसके माध्यम से चर्चिल बिल्कुल एकदम जो है ये था कि कैसे भारतीयों को पक्ष में लिया जाए। तो फिर आप देखोगे कि क्रिप्स मिशन योजना आ जाती है, जिसके ढेर सारे कारण रहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन आ जाता क्योंकि क्रिप्स फेल्योर हो जाता है। अब जब ब्रिटेन के विरुद्ध जापान जब युद्ध में भाग ले लिया, और आप देखोगे कि स्थिति 1942 में ब्रिटेन के बिल्कुल विपरीत जा रही थी और जापान इधर मलाया, सिंगापुर, इंडोनेशिया आदि पर कब्जा कर रहा था, रंगून पर। तो ऐसे परिस्थितियों में जो है भारतीयों को पक्ष में लेने के लिए फिर एक योजना आई, जो क्रिप्स का एक तरह से कह लीजिए कि नेक्स्ट स्टेप था। तो एक तो आप देखोगे कि अगस्त ऑफर है और एक क्रिप्स प्रपोजल है, क्रिप्स मिशन योजना, और फिर लॉर्ड वेवेल योजना, और फिर माउंट जो है कैबिनेट मिशन योजना, और फिर माउंट बेटन योजना। तो ऐसी योजनाओं को आप देखोगे तो लगातार जो है उसको थोड़ा सा अध्ययन हम लोग अगर करें क्रम से, तो इसका एक क्रम है जिसको आप नोट करोगे कि कैसे जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो एक तो 1940 में हमने बताया कि 1940 की महत्वपूर्ण योजनाओं में आप देख लोगे तो 1940 में आप देखोगे पृथक पाकिस्तान की मांग, यानी कि लीग के मंच से पृथक पाकिस्तान की मांग 1940 में ही है, मार्च में है। और फिर आप देखोगे कि 8 अगस्त को अगस्त प्रस्ताव आ जाएगा, अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा, लेकिन इसका कांग्रेस विरोध करेगी और 17 अक्टूबर को महाराष्ट्र के पवनार नामक आश्रम से व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होगा, सत्याग्रह जिसमें आप देखोगे कि पहले सत्याग्रही जो है विनोबा भावे रहेंगे। आचार्य विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही बनाया गया और दूसरे सत्याग्रही जो है JL नेहरू को बनाया गया, और तीसरे सत्याग्रही के रूप में ब्रह्मदत्त को चुना गया। लगातार आप देखोगे तो ये जो है बहुत बड़ा एक आंदोलन हो गया और क्रम से मिलाने के लिए आएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके बाद 1942 में आप देखोगे तो 2 योजनाओं के लिए फेमस है। एक तो क्रिप्स मिशन योजना, एक तरह से आप देखो तो क्रिप्स मिशन योजना, क्रिप्स मिशन योजना और भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन योजना आप देखोगे तो ये 3 सदस्यीय है और इसमें 3 सदस्य होंगे, 3 सदस्यीय है।
जिसमें आप देखोगे कि स्टेफोर्ड क्रिप्स होंगे, स्टेफोर्ड क्रिप्स हैं, और पैथिक लॉरेंस हैं, पैथिक लॉरेंस जो बाद में भारत राष्ट्र सचिव बनेंगे, और एवी अलेक्जेंडर हैं, एवी अलेक्जेंडर। ये नाम याद रखना है, नाम पूछता है। तो लीडेड बाई स्टेफोर्ड क्रिप्स, देयरफॉर दिस प्लान वाज नोन एज क्रिप्स मिशन प्लान। भारत छोड़ो आंदोलन आप देखोगे अगस्त क्रांति है। भारत छोड़ो से संबंधित जो प्रस्ताव है वो वर्धा में तैयार किया जाएगा, और 8 अगस्त मध्यरात्रि को डू और डाई के साथ ये क्रांति शुरू हो जाएगी। इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। यानी कि 42 में आप देखोगे तो 2 घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे और द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा लगातार। द्वितीय विश्व युद्ध जो है 39 से लेकर 45 तक चलेगा, इसको भी ध्यान रखना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा। भारत छोड़ो आंदोलन आप देखोगे काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, 45 तक चलेगा जब तक विश्व युद्ध चल रहा। और इसके बाद आप देखोगे 45 की घटनाएं। 45 की घटनाओं में आप देखोगे कि वहाँ जो है एक तरह से चुनाव हो जाएगा। ब्रिटेन में आम चुनाव की घोषणा हो जाती है, और एक तरह से वेवेल योजना आ जाएगी। वेवेल योजना लॉर्ड वेवेल के द्वारा प्रयास किया जाएगा, और 14 जून की योजना है लॉर्ड वेवेल की योजना। और इसी को जो है, इसी पर एक तरह से आम सहमति जुटाने के लिए शिमला में सम्मेलन होगा, शिमला सम्मेलन। और इसमें आप देखोगे तो 21 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, और ये 25 जून को हुआ। 25 जून को शिमला सम्मेलन हो जाएगा, और इसके बाद जो है जुलाई में इसकी विफलता हो जाएगी, और लंदन में आम चुनाव हो जाएगा, और यहीं से परिदृश्य बदल जाएगा। लंदन में आम चुनाव हो जाएगा, और लंदन में आम चुनाव का परिणाम आ जाएगा 26 जुलाई को। और परिणाम के बाद आप देखोगे कि चर्चिल के स्थान पर क्लीमेंट एटली की सरकार आ जाएगी। यानी कि चर्चिल के स्थान पर क्लीमेंट एटली की सरकार आ जाएगी, क्लीमेंट एटली। और ये लेबर पार्टी के हैं, लेबर पार्टी के हैं, यानी कि मजदूर दल के हैं। और चर्चिल जो है कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। तो विंस्टन चर्चिल के स्थान पर, और इन्होंने अपने वादे के अनुसार जो है भारत के लिए, आज़ादी के लिए प्रयास किया जो है, और उसीलिए आप देखोगे तो कैबिनेट मिशन योजना भेजी जाएगी। यानी कि जैसे ही आप देखो कि क्लेमेंट एटली आते हैं तो इन्होंने भारत के आज़ादी के लिए प्रयास शुरू कर दिया। तो 45 में आप देखोगे क्रमशः ये तीनों योजनाओं को याद रखना आपको, और 2 42 में, और 3 जो है 40 में। और इसके बाद आप देखोगे 1946 में क्या होगा। 1946 में एक तो बम्बई नौसेना का विद्रोह हो जाएगा, बम्बई शाही नौसेना का विद्रोह होगा, नौसेना का विद्रोह हो जाएगा। बहुत फेमस है बम्बई नौसेना का विद्रोह। और ये जो है 18 फरवरी को होगा, 18 फरवरी को ये विद्रोह होगा। और IS तलवार जो है नामक जहाज के थे VC दत्त, उनके द्वारा जो है इनकलाब जिंदाबाद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जाएंगे। और इसके बाद आप देखोगे कि कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा हो जाएगी, कैबिनेट मिशन योजना। ये प्लान ध्यान रखना मंत्रिमंडलीय योजना है, और इसमें सदस्य वही हैं, अध्यक्ष बदल जाएगा। ये भी 3 सदस्यीय है,
और इसमें जो है पैथिक लॉरेंस हैं, लीडेड बाई पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस भारत राज्य सचिव बन जाएंगे। लॉर्ड एमरी के स्थान पर पैथिक लॉरेंस को भारत राज्य सचिव बनाया गया। और दूसरे आ जाएंगे आपके स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स। और इसके बाद आप देखोगे तीसरे नंबर पर आ जाएंगे एवी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। तो ये ध्यान रखना है कि सेम एकदम है, वही है। यहाँ भी देखो 3 सदस्य हैं, यहाँ भी 3 सदस्य हैं। यहाँ पैथिक लॉरेंस भारत राज्य सचिव बन जा रहा है, भारत राज्य सचिव। ये चीज ध्यान रखना है, पैथिक लॉरेंस यानी कि भारत राज्य सचिव भी बदल गया, जो काफी उदारवादी भारत के हित के बारे में सोचता था। और पीएम भी बदल गए, लॉर्ड यानी क्लीमेंट एटली हो गए पीएम। और ब्रिटिश सम्राट कौन है? जॉर्ज षष्ठ। ब्रिटिश सम्राट कौन है? जॉर्ज षष्ठ। यानी कि जब तक सारी परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहेंगी तब तक आज़ादी नहीं मिलने वाली। अगर विंस्टन चर्चिल फिर आ जाता तो शायद आज़ादी रुक जाती, लेकिन विपक्ष में तो था ही, लॉर्ड सभा में वो था, इसलिए माउंटबेटन ने उसको पहले राजी कर लिया था आज़ादी के लिए। फिर माउंटबेटन ने यहाँ आके कार्यभार संभाला। पहले राजी कर लेना कि कहीं ये बीच में न टांग अड़ाए और सत्ता के हस्तांतरण के समय में दिक्कत आए। तो आपने देखा कि 1940 में चैम्बरलेन के स्थान पर चर्चिल को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया ब्रिटेन का, और इससे पहले चैम्बरलेन थे और फिर चर्चिल आ गया और 45 तक वो रहा। तो कैबिनेट मिशन योजना, और इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत आप देखोगे संविधान सभा का गठन हो जाएगा और अंतरिम सरकार का गठन होगा। अंतरिम सरकार जो हम लोग बार बार कह रहे थे कि राष्ट्रीय यानी कि सरकार का गठन हो, और अंतरिम सरकार का गठन हो जाएगा। यानी कि 14 अगस्त को इसकी घोषणा हो जाएगी गठन को। और आप देखोगे कि 2 सितंबर को अंतरिम सरकार जो है जवाहरलाल नेहरू समेत 12 लोगों को शपथ दिला दिया जाएगा। इसके बाद जो है चौथा पॉइंट होगा संविधान सभा का गठन हो जाएगा। जो आप संविधान में पढ़ते हो इसको, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हो जाएगा अंततः। और 6 दिसंबर 1946 को भारतीय जो संविधान सभा है उसका गठन जो है दिल्ली के केंद्रीय सभागार में हो जाता है। यानी कि संविधान सभा का गठन, अंतरिम सरकार का गठन, ये किस योजना के आधार पर किया गया? कैबिनेट मिशन प्लान। और इसके बाद आप देखोगे कि क्लीमेंट एटली ने घोषणा कर दिया। क्लीमेंट एटली की घोषणा आप देखोगे तो 20 फरवरी को एटली ने, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा कर दिया कि किसी भी तरह जून 48 तक भारत को हम आज़ाद कर देंगे। लेकिन अब की बार आज़ादी पहले ही मिल जाती है और फिर आ जाती है 3 जून की माउंटबेटन योजना। 3 जून की माउंटबेटन योजना, इसको 3 जून की योजना भी कहते हैं। 3 जून की माउंटबेटन योजना। और इसके बाद आप देखोगे कि भारतीय स्वाधीनता विधेयक प्रस्तुत होगा। भारतीय स्वाधीनता विधेयक, थोड़ा सा घटनाओं को आप लिंक करने का प्रयास करो, फिर हम लोग आते हैं। भारतीय स्वाधीनता विधेयक प्रस्तुत होगा।
और ये विधेयक किस में बदलेगा? अधिनियम में बदल जाएगा और ये अंततः लागू हो जाएगा। और इसको आप देखोगे कि ये भारतीय स्वाधीनता विधेयक जुलाई में प्रस्तुत होता है और 18 जुलाई को दोनों सदनों से पास हो जाता है। और फिर जब आप देखोगे कि 16 जुलाई को लॉर्ड सभा से भी पास हो जाता है और 18 जुलाई को ब्रिटिश सम्राट का हस्ताक्षर हो जाता है और फिर 15 अगस्त को ये लागू हो जाता है। तो घटनाओं को आप लिंक करने का प्रयास करो। तो यहाँ आप देखोगे कि अगस्त ऑफर है, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव का एक्सटेंडेड रूप है क्रिप्स मिशन योजना, यानी कि मार्च 1942। और क्रिप्स मिशन योजना का आप देखोगे कि बढ़ता हुआ रूप है लॉर्ड वेवेल की योजना, वेवेल योजना। और फिर आप देखोगे कि अगर दिल से भारत को मुक्ति दिलाने के लिए कोई योजना पहली बार तैयार की गई तो वो कैबिनेट मिशन योजना, लीडेड बाय पैट्रिक लॉरेंस। और ये जो है 24 मार्च, ये डेलीगेशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचता है। और इसी जो योजना में पूरा प्लान किया गया कि भारत को किस प्रकार का स्वरूप देना है, यानी कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने वाली बात, एबीसी जो प्रांत गठन करने वाली बात, एबीसी प्रांत होगा जिसमें आप देखोगे कि डिवीज़न किया गया कि कैसे कैसे अखिल भारतीय संघ कैसे बनेगा, संविधान सभा का निर्वाचन कैसे होगा, गठन कैसे होगा, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि लिया जाएगा, पूरा आउटलाइन बनाया गया। अंतरिम सरकार का गठन कर दिया जाएगा जिसमें आप देखोगे कि 6 कांग्रेस के, 5 मुस्लिम लीग के, एक पारसी होगा, एक सिख होगा और एक ईसाई होगा। इस तरह से आप देखोगे 14 सदस्यीय एक जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पूरा गठन कर दिया जाएगा। तो एक अंतरिम सरकार जो बार बार मांग हो रही थी। तो अगर आप देखोगे कि संविधान सभा के गठन की बात और संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव की बात अगर पहली बार देखा जाए तो किस योजना में दिखाई दे रही है? कैबिनेट मिशन योजना। तो अगर इसको हम लोग लिंक करें और आप देखोगे कि कैसे कैसे जो है सरकार जब बदल रही है, क्लीमेंट एटली की सरकार आ रही है, तो दिल से प्लान तैयार किया जा रहा। तो इसको एक बार आप रिकैप करो, इसको एक बार तैयार करो आप। अब हम लोग आते हैं एक एक योजनाओं पर, देखते हैं इसको कि कैसे आप करोगे। जैसे आप 1942 में जैसे ही आप पहुंचे क्रिप्स मिशन योजना। अब 1942 की क्या स्थिति है, यानी कि जापान जो है इधर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की तरफ आ गया है और जितने सेंटर हैं महत्वपूर्ण जो ब्रिटिश कब्जे वाले सेंटर हैं उस पर अटैक कर रहा है, जिसके कारण चर्चिल ने पुनः जो है एक योजना बनाने का प्रयास किया और 3 सदस्यीय जो है क्रिप्स मिशन योजना भेजने का प्रयास किया। तो आप देखोगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में इसकी स्थिति सही नहीं रहती है, जिसके कारण ये जो है योजना भेजने का प्रयास कर रहा है और क्रिप्स मिशन योजना, और इसी का रिएक्शन होगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं और एक बार इसको आप नोट कर लेना और घटनाओं को, और फिर हम लोग यहाँ से अपनी बात को शुरू करते हैं। तो अब आप देखो कि द्वितीय विश्व युद्ध की समझ आपको विकसित करना पड़ेगा, कैसे कैसे परिस्थितियाँ चेंज हो रही हैं और 1943 के बाद कैसे कैसे परिस्थिति चेंज हो जाएगी। तो क्रिप्स मिशन योजना में आप देखोगे कि वही बात की गई कि अधिराज्य दिया जाएगा युद्ध के समाप्ति के बाद, जो है औपनिवेशिक स्वराज्य की बात की गई। और एक तरह से कह लीजिए कि संविधान, यानी कि संविधान सभा के चुनाव की बात की गई। संविधान सभा यानी कि निर्वाचित संविधान सभा होगा, यानी कि इसमें भी बात बिल्कुल क्लियर नहीं थी। क्रिप्स प्रपोजल भी आप देखोगे, क्रिप्स मिशन योजना जो घोषित की गई उसमें भी वही आश्वासन दिया जा रहा है, पूर्ण स्वराज्य का कहीं नामो निशान नहीं, और वो भी युद्ध समाप्त होने के बाद। तो क्रिप्स मिशन योजना को
लोगों ने ठुकरा दिया, मुस्लिम लीग ने भी ठुकरा दिया, कांग्रेस ने भी ठुकरा दिया। और गांधी जी इसके बारे में क्या कहते हैं कि इट वाज ए पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि ये उत्तर दिनांकित चेक है जो आने वाले समय में भुनाने की बात कर रहा है। और आने वाले समय में ये क्लियर नहीं है कि युद्ध किसके पक्ष में फैसला आएगा, इसका युद्ध में कौन सी ताकत जीतेगी, ये अभी तक क्लियर नहीं है 42 तक। क्योंकि जापान की जो आक्रामक स्थिति है उसमें लग रहा है कि स्थिति खराब है ब्रिटेन की, और यहाँ ये आश्वासन दे रहा है कि युद्ध के समाप्ति के बाद हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। और इसके पीछे एक अटलांटिक चार्टर भी काम कर रहा। 1941 का अटलांटिक चार्टर, जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति रहते हैं रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो रहते हैं चर्चिल, ये अटलांटिक महासागर में देखोगे जहाज पर एक चार्टर पर साइन हो रहा है। और उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई ये युद्ध किसके विरुद्ध है, साम्राज्यवाद के विरुद्ध है। और आप सोचो साम्राज्यवादी देश ही इसमें शामिल हैं। लेकिन अब जापान जब जगह जगह पर हमला कर रहा है तो उसके प्रत्युत्तर में लोग संधि कर रहे हैं कि ये युद्ध साम्राज्यवाद के विरुद्ध है। और इस युद्ध के समाप्ति के बाद जो देश हैं वो फैसला अपना करेंगे कि हमें किसके साथ जाना, हमें स्वतंत्र रहना है कि क्या करना है। लेकिन उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने अपने उपनिवेशों को बाहर कर दिया। बोले नहीं, ये शर्तें जो है भारतीय उपनिवेश पर लागू नहीं होंगी। यानी कि जो अटलांटिक चार्टर है वो भारत पर लागू नहीं होगा। इसका मतलब भारत को अभी गुलाम बनाने का इरादा है और अभी भी इसको बनाए रखने का इरादा। ये मतभेद के कारण भी आप देखोगे कि जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के बहुत से कारण होंगे। उसका तात्कालिक कारण भरे जो है क्रिप्स मिशन योजना का फेल्योर है, लेकिन उसके दीर्घकालिक कारण बहुत हैं। जापान के द्वारा जो रवैया था जो अपनाया गया है उसके कारण जो है एक तरह से कह लीजिए युद्ध शुरू ही होना। क्योंकि आप देखोगे कि लगातार वो स्थिति चल रही और जापान आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा। यानी कि इस प्रकार से आप देखो कि जो जापान के द्वारा अपनाई गई नीतियां हैं और जो आप देखोगे क्रिप्स मिशन का फेल्योर है और जो इनके वादे प्रतिवादे हैं, जो नस्लीय विभेद की नीति है, जो इनका सर्वछार की नीति है कि जब सेना पीछे हटती है तो पूरा जो है वो क्या करती है, स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी को अप्लाई करती है। उसको सर्वछार की नीति कहते हैं कि जब सेना ये देखती है कि अब हम पराजित हो जाएंगे और वहाँ से पीछे हटती है, पीछे हटने की नीति उसको कहते हैं, तो वो उस एरिया के सारे संसाधन को क्या करती है, डैमेज कर देती है, ख़त्म कर देती है। तो आप देखोगे सिंगापुर, मलाया और रंगून आदि क्षेत्रों पर जापान अधिकार करता चला जा रहा था। और जो ब्रिटिश सेना है, ब्रिटिश सेना कौन सी सेना है जिसमें भारतीय लोग हैं, यानी कि ब्रिटिश सेना ऐसा तो है नहीं कि सारी उन्हीं की सेना, भारत के लोग भी उसमें हैं। तो आप देखोगे जब स्कॉर्च्ड पॉलिसी को अप्लाई करती है सेना, तो जब ये पीछे हटने लगे म्यांमार से और इधर से दक्षिण पूर्वी एशियाई देश से, क्योंकि अंडमान निकोबार के तरफ से कोहिमा तक वो कब्जा कर लेता है। और बाद में आप देखो कि जो है INA का जब गठन हो जाता, आज़ाद हिंद फौज का गठन होता है, तो सुभाष चंद्र बोस को अंडमान और निकोबार द्वीप दे दिया जाता है। तो उसका नाम ये शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखते हैं। कोहिमा तक मतलब जो है आज़ाद हिंद फौज आ जाती है और ये कब्जा कर लेती है कोहिमा तक। लेकिन तब तक जो है आप देखोगे कि जापान की स्थिति खराब हो जाती है विश्व युद्ध में और उसको पीछे लौटना पड़ता है। और जापान जो है वो अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर देता और उसका प्रतिक्रिया क्या होती है कि अल्टीमेटली जो है एटम बम गिराना पड़ता है। और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 और 9 अगस्त 1945 को आप देखोगे लिटिल बॉय ऑफ फैट मैन करके जो है एटम बम गिराया गया। तो कितना विनाश, मतलब कितनी त्रासदी मानव के लिए। आप सोचो उससे बड़ी त्रासदी, क्योंकि अभी तक आप देखोगे कहीं किसी मानवता के लिए एटम बम का यूज़ नहीं किया गया था। यानी कि वहाँ से वो मंजर आप देखो कि क्या स्थिति रही। और इसने पर्ल हार्बर पर अटैक किया और उसने वहाँ तक सोच लिया कि एटम बम ही गिरा देना।
जो मानवता को बिल्कुल एकदम कह लीजिए कि तार तार कर दिया। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो भारत छोड़ो के लिए कई फैक्टर मिलेंगे। तो क्रिप्स मिशन योजना के प्रपोजल के विरोध में जो है, एक तो मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया और कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया, और गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक पुकारा, और जवाहरलाल नेहरू ने इसको दिवालिये बैंक पर भारित होने वाला चेक पुकारा। तो इट वाज ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रेजिंग बैंक। यानी कि एक तरह से कह लीजिए कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया, और फिर इसके बाद बैठक हुई, कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई, और आप 14 जुलाई 1942 को, क्योंकि आप देखोगे कि 1940 से लेकर 45 तक लगातार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं, और यही सबसे युवा प्रेसिडेंट भी बनते हैं 35 वर्ष की अवस्था में। दिल्ली के अधिवेशन में, दिल्ली का विशेष अधिवेशन हुआ था 1923 में, तो कांग्रेस के सबसे युवा प्रेसिडेंट कौन बने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1923 विशेष अधिवेशन दिल्ली, INC। उसके बाद 24 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं गांधी जी, और 25 में सरोजनी नायडू बनती हैं, जो फर्स्ट लेडी, इंडियन लेडी प्रेसिडेंट बनती हैं कांग्रेस की। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार होती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि भारत छोड़ो का मसौदा किसने तैयार किया था? तो गांधी जी का कोई भी आंदोलन होता तो ड्राफ्ट वही तैयार करते हैं, यानी कि मसौदा तैयार किया गांधी जी ने, ड्राफ्ट तैयार किया, उसको पेश किया जवाहरलाल नेहरू ने, और उसका समर्थन कर दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो आप देखोगे, और इसका जो है अप्रूवल कहाँ होगा? जो एक तरह से कह लीजिए कांग्रेस का जो अधिवेशन होगा वो ग्वालियर टैंक में, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो कांग्रेस के द्वारा जब देखा गया कि इसको जो है मौलाना साहब पहले जो है इनकार करने लगे, तो गांधी जी ने एक बात कहा था कि मैं इतना दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण कर सकता हूँ, यानी कि मुझे समर्थन की ज़रूरत नहीं है। तब फिर मौलाना साहब ने उसको स्वीकार किया, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उस ड्राफ्ट को फिर जो है स्वीकार कर लिया। तो एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि एक तो वर्धा समिति को ध्यान रखना है कि वर्धा में, महाराष्ट्र के वर्धा में आप देखोगे, महाराष्ट्र के वर्धा में ये पेश किया गया, रखा गया, यानी कि 14 जुलाई को आप देखोगे महाराष्ट्र के वर्धा में ये पेश किया गया, और 7 अगस्त को बैठक होती है, और 8 अगस्त मध्यरात्रि को ग्वालियर टैंक जो है बम्बई में, इसको जो है रेटिफाइड कर दिया जाता है, यानी कि इसको अनुमोदित कर दिया जाता है। तो आप कभी भी आ जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है उसको प्रस्तुत कहाँ किया गया, यानी कि उसको पेश कहाँ किया गया, तो आप देखोगे उसको बनाया, तैयार कहाँ किया गया? वर्धा की कार्यकारिणी समिति में। लेकिन उसको लागू करने की बात आएगी कि कहाँ उसको अप्रूवल मिला, तो 8 अगस्त मध्यरात्रि को, इसीलिए इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं। और 8 अगस्त मध्यरात्रि को गांधी जी ने बहुत बड़ा एक, आप देखोगे, भाषण इन्होंने दिया, 70 मिनट का भाषण, और बड़ा हौसला अफजाई भाषण। और उसी में एक निकल कर आया कि इन्होंने आंदोलन को एक तरह से अहिंसक ही घोषित किया, लेकिन इन्होंने कहा कि सब अपने अपने नेतृत्व करेंगे, यानी कि इस आंदोलन में कोई किसी का नेता नहीं होगा, कोई किसी का, देश सबका है और सबको नेतृत्व करना है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, डू और डाई। लेकिन बाद में आपने देखा लाल बहादुर शास्त्री ने क्या कहा? मारो, करो और मारो। लेकिन जो गांधी जी का नारा था वो क्या था? डू और डाई। और डू और डाई बुलेटिन के नाम से रेडियो का भी संचालन किया जाता था इसमें। तो ये आंदोलन आप देखोगे बहुत ज़्यादा व्यापक होने लगा। इस आंदोलन की व्यापकता को देखना है, यानी कि 8 अगस्त को और 9 अगस्त को आप देखोगे ऑपरेशन 0 आवर चला दिया जाएगा सरकार की तरफ से। यानी कि 9 अगस्त को ही मुखबिरी आप हो जाती है, देखना उसमें कि ऑपरेशन 0 आवर चलाती है सरकार।
और ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर और कांग्रेस के समस्त नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता सूर्योदय से पहले। और ये जो गिरफ्तारी होती है वो उसी को कहते हैं ऑपरेशन जीरो आवर, यानी कि एक तरह से गिरफ्तार कर दिया जाता और गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाता, जिसमें गांधी जी को आगा खां पैलेस में बंद किया जाता पूना के। आप सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखे गांधी जी को यरवदा जेल में बंद किया गया पूना के, लेकिन अब की बार जो है इन लोगों ने अवॉइड किया कि जेल में इनको नहीं बंद करना है और इनको जो है नज़रबंद करना है, क्योंकि जेल में बंद करो तो ये अपनी योजनाएं शुरू कर देते हैं, आंदोलन के लिए ड्राफ्ट बनाने लगते हैं। एक बार तो ये विचार में आया कि अंग्रेजों ने सोचा कि इनको दक्षिण अफ्रीका भेज दिया जाए, सूडान के जेल में प्लान बनाया गया इनको डालने के लिए गांधी जी को। फिर जो है आगा खां पैलेस में इनको जो है बंदी बनाया गया, और आगा खां पैलेस में ही आप देखोगे कस्तूरबा गांधी और मीराबेन, जो एक तरह से मैडलिन स्लेड जिनका ओरिजिनल नाम है मीराबेल, और सुशीला नायर जो इनके पर्सनल डॉक्टर थे जो गांधी जी के, सुशीला नायर, और सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी आप देखोगे आगा खां पैलेस में ही रहते हैं, यानी कि आगा खां पैलेस में ही इनको नज़रबंद किया जाता है। और महादेव देसाई जो गांधी जी के सचिव रहते हैं, तो महादेव देसाई आप देखते हो कि अंततः जो है कस्तूरबा गांधी की डेथ यहीं होती है, यानी कि कभी क्वेश्चन पूछता है कि किसकी समाधियां आगा खां के पैलेस में हैं, तो कस्तूरबा गांधी की भी हैं, और गांधी जी के जो पर्सनल सचिव हैं महादेव देसाई, उनकी भी समाधि वहीं बनी हुई, यानी कि इनकी डेथ वहीं हो गई दोनों लोगों की, आगा खां पैलेस में। तो डॉक्टर सुशीला नायर और मीराबेन, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, यानी कि जो है आगा खां पैलेस में ये लोग नज़रबंद किए गए थे। और इसके बाद आप देखोगे कि बांकीपुर जेल है पटना में, वहाँ जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नज़रबंद किया गया, और हजारीबाग केंद्रीय कारागार है, वहाँ जयप्रकाश नारायण को बंदी बनाया गया। और आप वहाँ देखोगे एक बहुत बड़ी घटना हुई कि जयप्रकाश नारायण की हाइट बहुत है, और अपने 5 सत्याग्रहियों को लेकर और ये वहाँ से दीवार फाड़ कर भाग जाते हैं, यानी कि जयप्रकाश नारायण वहाँ से दीवार फाड़ कर भाग जाते हैं, और फिर ये जो है अंडरग्राउंड होकर और सत्याग्रहियों का संचालन करते हैं। तो भूमिगत आंदोलन में भी इनका नाम लिया जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत गतिविधियों में जयप्रकाश नारायण का भी योगदान रहा। और इसके बाद अद्भुत कहानी रही कहाँ, अहमदनगर जेल की। महाराष्ट्र का जो अहमदनगर जेल था, वहाँ आप देखोगे कि बहुत से सत्याग्रही रहते हैं। वहाँ कांग्रेस के जो शेष नेता थे अहमदनगर के जेल में बंद कर दिया गया। बाद में आप देखोगे कि वहीं पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर और भारत का पूरा डिस्कवर करते हुए लिखा गया। और वहीं पर भारत एक खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई, जैसे गीता रहस्य तिलक ने लिखा था मांडले जेल में, उसी तरह से डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई अहमदनगर के जेल में, अहमदनगर के किले में। बाद में इनको जो है वो अल्मोड़ा जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया उत्तराखंड के, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को ट्रांसफ़र कर दिया गया वो जो है बांग्लादेश, यानी कि बंगाल, पश्चिम बंगाल में बांकुड़ा जेल, वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो आप देखोगे यहाँ भी एक तरह से बहुत सी घटनाएं होती हैं। एक जो है यहीं पर आप देखो एक घटना होती है, जिन्होंने निजी पत्र लिख दिया था, एक तरह से कह लीजिए कि वायसराय को मुक्ति के लिए, और वहीं जेल में उनका जो है एक तरह से कह लीजिए मारपीट हो जाती। तो अहमदनगर कारागार का बहुत बड़ा एक जो है दृश्य रहता वहाँ। तो इस प्रकार से आप देखोगे भारत छोड़ो आंदोलन की एक शुरुआत होती है। अरुणा आसफ अली के द्वारा ग्वालियर टैंक में तिरंगा झंडा फहराया जाता है, और उनको सरकार गिरफ्तार नहीं कर पाती, और वो जो है बच निकलती हैं, और 46 में जो है आप देखो वो आती हैं परिदृश्य में। तो अरुणा आसफ अली को भी ध्यान रखना कि बहुत बड़ा योगदान रहा सुचेता कृपलानी का, अरुणा आसफ अली का, मातंगनी हजारा का, और जो है मीराबेन का बहुत बड़ा योगदान इन लोगों का रहता उस समय जो आंदोलन में है। सरोजनी नायडू का, तो आसफ अली की पत्नी थी अरुणा आसफ अली,
क्योंकि इनका नाम पहले जो है बरूड़ा गांगुली था, फिर आसफ अली से शादी हो गई। वही आसफ अली जो बहुत बड़े प्रोमिनेंट लॉयर हुआ करते थे, भगत सिंह के केस को जो है पैरवी किया करते थे, वही आसफ अली। तो अरोड़ा आसफ अली बहुत दिनों तक आप देखोगे कि एक तरह से जो है इसमें बहुत बड़ा योगदान इनका रहता है। तो इसमें आप देखोगे कुछ घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण रहेंगी, यानी कि रेलवे पटरी उखाड़ देना और विस्थापित कर देना, और जगह जगह पर समानांतर सरकारों की गठन करना, और रेडियो से समाचार संवेदन करना, जो है संप्रेषण करना। पहली बार आप देखोगे तो उषा मेहता के द्वारा 14 अगस्त को उषा मेहता के द्वारा आप देखोगे रेडियो से समाचार संप्रेषित किया गया, और अंग्रेज ट्रेस ही नहीं कर पाते थे कि ये कहाँ से समाचार जो है वायरल हो रहा, और समाचार संप्रेषण जो है भूमिगत होकर रेडियो से संचालित किया गया। यानी कि रेडियो पर लगातार आप देखोगे नियमित रूप से राम मनोहर लोहिया बोला करते थे, उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, और ये लोग रेडियो का संचालन करते थे। और बाद में आप देखोगे इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, उषा मेहता को रेडियो वगैरह जब्त कर लिया गया। यानी कि एक तरह से अपने में ये आंदोलन एक तरह से मैचलेस रहा, यूनिक आंदोलन रहा, और जगह जगह पर समानांतर सरकारों का गठन किया गया, जिसमें आप समानांतर सरकारों में देखोगे तो बहुत ज़्यादा जो है, जैसे बलिया के क्षेत्र में, गाजीपुर बलिया के क्षेत्र में समानांतर सरकार का गठन किया गया। फिर आप देखोगे कि मिदनापुर का क्षेत्र था, बंगाल के क्षेत्र में समानांतर सरकार, जिसको मिदनापुर में कहते हैं, इसको जातीय सरकार का नाम दिया जाता, राष्ट्रीय सरकार, जातीय सरकार। फिर आप देखोगे कि बलिया के क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में, सतारा में समानांतर सरकार का गठन किया गया। महाराष्ट्र में सतारा में समानांतर सरकार का गठन किया गया। उड़ीसा में तलचर में समानांतर सरकार का गठन किया गया, तलचर में समानांतर सरकार का गठन किया गया। तो आप बलिया में देखोगे तो चीतू पांडे के नेतृत्व में पहली बार समानांतर सरकार का गठन किया गया, और इन्होंने ढेर सारा काम किया, जैसे नशाबंदी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ढेर सारा काम किया। और यहाँ आप देखोगे कि मिदनापुर बंगाल में जो है सतीश चंद्र सामंत के द्वारा, एक क्वेश्चन आया था आईएएस में, सतीश चंद्र सामंत के द्वारा समानांतर सरकार का गठन किया गया। और यहाँ एक जो है विद्युत वाहिनी सेना बनाई गई, सशस्त्र विद्युत वाहिनी सेना बनाई गई, जिसमें आप देखोगे कि 73 वर्षीय मातंगिनी हजारा ने एक चौकी पर अटैक कर दिया, और वहीं पर उनको जो है एक तरह से संघर्ष के दौरान डेथ हुई। मातंगिनी हजारा का भी बहुत बड़ा नेतृत्व रहा। यानी कि इस आंदोलन में आप देखो कि पटना में आपने ध्यान दिया होगा कि पटना सचिवालय के पास में स्कूली छात्रों ने झंडा लहराने के चक्कर में 7 छात्र अपनी कुर्बानी दिए, और वो 11वीं 12वीं के छात्र रहे, और वहाँ 11 छात्र इस तरह से थे जिसमें घायल हो गए कुछ, और 7 छात्रों को जो है गोली से उड़ा दिया गया, और 1 बाई 1 वो जाते रहे और तिरंगा झंडा को लेकर फहराने की कोशिश किए। तो आप सोचो वो मंजर, सोचो आज भी पटना सचिवालय में आप देखोगे तो उनकी प्रतिमाएं, कांस्य प्रतिमाएं लगी हुई। यानी कि 14 से 15 वर्ष तक के छात्रों को लेकर, और 73 इयर्स मातंगिनी हजारा, जिनको बूढ़ी गांधी के नाम से जाना जाता है, तो इनके बलिदान को आप देखो, इनके बलिदान को सत सत नमन, और ये जाया नहीं जा सकता। और लास्ट में आपने देखा कि पटना में 7 छात्रों की हत्या कर दी गई, गोली से उड़ा दिया गया, और फिर जो है 8वें छात्र ने तिरंगा झंडा लहराने में सफलता प्राप्त की। तो इसमें इतना ज़्यादा हिंसा हुई, जबकि एक तरह से कह लीजिए कि अहिंसक आंदोलन शुरू किया गया था, लेकिन गांधी जी ने कहीं इसमें नहीं रोका। और बाद में सरकार ने इनके ऊपर आरोप भी लगाया कि सारे हिंसा का कारण आप ही हैं। तो बोले हम तो जेल में हैं, हम तो हिंसा के लिए कहीं कुछ नहीं, हमने डू और डाई का नारा दिया, हमने करो या मरो का नारा दिया, करो या मारो का नारा नहीं दिया। तो उसके लिए आप सोचो, प्रायश्चित करने के लिए इन्होंने, आप देखोगे तो जेल में आमरण अनशन किया था। यानी कि आगा खां पैलेस में ही आमरण अनशन पर बैठ गए,
और अंग्रेजों ने कहा कि अब की बार जो है नहीं हम लोग छोड़ेंगे, नहीं तो हर बार ये छूट जाते हैं और स्वास्थ्य गिरने लगता और फिर आंदोलन करने लगते हैं। तो वहाँ चंदन की लकड़ी वगैरह 21 दिन को इन्होंने उपवास किया था। यानी कि 9 फरवरी आप देखोगे कि जो है 1943 को 21 दिनों का उपवास इनका चला था। तो ये चीज़ आप देखो कि जो समानांतर सरकार बन रही है, पहली सरकार बलिया गाजीपुर के क्षेत्र में चित्तू पांडे ने बनाया, फिर जातीय राष्ट्रीय सरकार बनी सतीश चंद्र सामंत के नेतृत्व में, फिर सतारा में सबसे दीर्घजीवी सरकार बनी, और सतारा में आप देखो सबसे दीर्घजीवी सरकार बनी और वाई.बी. चव्हाण के नेतृत्व में, वाई.बी. चव्हाण के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनी। और आप देखोगे सतारा की सरकार सबसे दीर्घजीवी रही और 1945 तक निरंतर ये जारी रही, और उसके बाद तलचर में भी सरकारें बनी। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि पहली बार किसी आंदोलन में पैरेलल गवर्नमेंट बना डाला सत्याग्रहियों ने, यानी कि एक तरफ जो है अंग्रेजी सरकार और एक तरफ भारतीयों की सरकार बन गई। तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि किसी आंदोलन में समानांतर सरकार बना देना, आंदोलन को भूमिगत कर देना, रेडियो से उसका संचालन करना। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि बहुत बड़ी हिंसा, रेलवे पटरी को उखाड़ देना और अस्त व्यस्त कर देना यातायात को, और एक तरह से भूमिगत संचालन करना, जैसे राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, और ये लोग भूमिगत आंदोलन का संचालन करते थे, और जयप्रकाश नारायण पूरे अपने दस्ता को लेकर। तो ये आंदोलन इतना बड़ा रहा कि आप देखोगे 45 तक चलता रहा, और 45 में विश्व युद्ध जो है बंद हो जाता है। पहले आप देखो कि विश्व युद्ध जो है एक तरह से कह लीजिए उधर जर्मनी की जब पराजय होने लगती है तो उधर घोषित हो जाता है, यानी कि यूरोप में अप्रैल मई में जो है युद्ध बंद हो जाता है। लेकिन वैसे आप देखोगे जापान अभी भी लड़ाई कर रहा था, इधर सरेंडर हुआ नहीं था। तो अगस्त में जापान सरेंडर होता, फिर 15 अगस्त को जो है युद्ध जो है समाप्त हो जाता 1945 को, और 18 अगस्त को एयर क्रैश में सुभाष बाबू को जो है एक तरह से कह लीजिए कि वहाँ जल जाने के कारण और सुभाष की डेथ हो जाती है। और वो भी एक रहस्य बना हुआ है कि डेथ हुई है, नेताजी डाई, वेदर नेताजी डेड आर एलाइव। उसके लिए भी आप देखोगे मुखर्जी आयोग और कौन कौन सा आयोग गठित हो रहा, क्योंकि अभी घोषित रूप से एक तरह कह लीजिए कि पूरी तरह से उनके मृत्यु की घोषणा नहीं की गई। तो इस प्रकार से आप देखो कि जगह जगह पर जो है ये आंदोलन बहुत भीषण रूप लेता चला जा रहा। इसके बाद आप देखोगे फिर जो है अब चर्चिल के पास कोई विकल्प नहीं है और इलेक्शन सर पर है, आम चुनाव होने वाला है वहाँ। अब 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव चूंकि होने वाला है, तो 1945 में आप देखोगे तो 1945 में वेवेल योजना की घोषणा की गई, वेवेल प्लान, वेवेल योजना। और इसी के लिए शिमला सम्मेलन होगा, इसको आप एक तरह से जोड़ लोगे, शिमला कॉन्फ्रेंस होगा राय मशवरा करने के लिए, फिर आम चुनाव हो जाएगा। तो अब आप देखो कि इसमें क्या करना, लंदन में आम चुनाव हो जाएगा और सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि 14 जून को जो है और 25 जून को शिमला सम्मेलन हो जाएगा और 14 जुलाई को इसकी असफलता की घोषणा कर दी जाएगी। अब इसको आप समझो कि क्या है ये योजनाएं क्या है। बीच में आप देखोगे कांग्रेस के एक नेता रहते हैं श्री राजगोपालाचारी, जो बाद में आप देखो कि भारत आज़ादी के बाद पहले इंडियन गवर्नर जनरल बनते हैं। तो राजगोपालाचारी ने एक जो है CR फार्मूला प्रस्तुत किया था, यानी कि 10 जुलाई 1944 को इन्होंने एक फार्मूला प्रस्तुत किया कि भाई मुस्लिम लीग को राजी करवा लिया जाए कि वो भी आज़ादी में एक तरह से जो शामिल हो और लीग और कांग्रेस मिल के जो है आज़ादी की लड़ाई में जो है अंग्रेज़ों का मुकाबला करें। पहले आज़ादी मिले फिर जो है विभाजन होगा। लेकिन वहाँ कुछ दूसरी एक तरह से कह दीजिए मोहम्मद अली जिन्ना क्या चाहते हैं कि पहले विभाजन हो जाए, आज़ादी मिले ना मिले उससे मतलब नहीं, पहले विभाजन चाहिए। तो दोनों के आप देखोगे उद्देश्य में बहुत बड़ा डिफरेंस। तो इसमें एक बार थोड़ा समझौता कराने का प्रयास करते हैं, यानी कि मान लेते हैं सेपरेट पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लेते हैं राजगोपालाचारी,
लेकिन बाद में आप देखोगे जिन्ना इसको रिफ्यूज़ कर देते हैं और ये जो है CR फार्मूला जो है बेकार हो जाता है। उसके बाद लॉर्ड वेविल के द्वारा, अब लॉर्ड वेविल आप देखो 1943 से आया हुआ है, क्योंकि 1943 में चार्ज दे दिया लॉर्ड लिनलिथगो ने लॉर्ड वेविल को। 2 वर्ष तक इसने कोई काम नहीं किया, लेकिन फिर देखा इसने कि जो है वहाँ तो विश्व युद्ध समाप्ति होने वाला है, यानी कि अप्रैल आप देखोगे वहाँ जो है अप्रैल मई में विश्व युद्ध समाप्त घोषित होने वाला वहाँ जो लंदन में। तो उसके बाद इन्होंने वेविल योजना प्रस्तुत किया, यानी कि लॉर्ड वेविल के द्वारा एक योजना बनाई गई सरकार के द्वारा कि इसमें जो है कार्यकारिणी, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद होगी और उसमें जो है एक तरह से कह लीजिए कि आधा सदस्य जो है हिंदू और मुस्लिम आधा आधा सदस्य होंगे, यानी कि 14 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद होगी। लेकिन आप उस समय देखो कि जिन्ना जो है एक तरह से कह रहे थे कि जितने भी मुस्लिम होंगे कार्यकारिणी परिषद में वो लीग से आएंगे, यानी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कोई भी मुस्लिम गैर लीगी नहीं होगा। एक जिद इन्होंने पकड़ लिया कि भारत यानी कि कोई भी मुस्लिम अंतरिम सरकार में या कहीं भी शामिल होगा, जो अखिल भारतीय संघ बनाने की अंतरिम सरकार की बात की जा रही है, यानी कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद में है उसमें कहा गया कि ठीक है 50% मुस्लिम होंगे, 50% हिंदू होंगे। इस पर भी राजी हो गए और 8 सदस्य पर बहुमत से फैसला होगा। लेकिन उसमें एक पॉइंट जो था वो बहुत ही एक तरह से कह लीजिए कि हास्यास्पद स्थिति में था। उसमें ये कहा गया कि अगर कोई अल्पसंख्यक या कोई मुस्लिम कैंडिडेट किसी चीज़ के लिए राज़ी नहीं रहता है तो फिर ये बहुमत जो है एक तरह से कह लीजिए 3/4 होना चाहिए, यानी कि 14 में कम से कम 11 पक्ष में रहेंगे तो उसको बहुमत माना जाएगा। अगर किसी योजना पर एक तरह से कह लीजिए अल्पसंख्यक उस पर ऐतराज करता तब। और वीटो किसके पास है? वीटो जो है वो वायसराय के ही पास, यानी कि अगर गवर्नर जनरल उस पर वीटो लगा देगा तो फिर वही स्थिति है। यानी कि ये योजना भी कोई एक तरह से कह लीजिए कि इसको कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया और जो है एक तरह से कह लीजिए कांग्रेस तो एक मिनट के लिए कह लीजिए राजी भी हो गई, लेकिन जिन्ना इस पर राजी नहीं हुआ। और फिर जो है जब इसको देखा गया कि जब कोई इसका सलूशन नहीं निकला तो वायसराय लॉर्ड वेवेल ने जब देखा कि कोई सलूशन नहीं निकल रहा तो उन्होंने एक प्लान बनाया। और उन्होंने जो प्लान बनाया उसमें ये प्लान बनाया कि भाई ठीक है वो जो है आधा सदस्य इसके होंगे, आधा जो है लीग के होंगे, और एक पंजाब से सिकंदर हयात खां को लिया जाएगा, और 2 जो है SC होंगे, और एक जो है अपना पारसी होगा और मुस्लिम लीग से होंगे। लेकिन लास्ट में आप देखो कि जिन्ना उसके लिए तैयार नहीं हुए और फिर इसी पर राय मशवरा करने के लिए शिमला में एक सम्मेलन हुआ, यानी कि कांग्रेस और एक तरफ ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश पार्टी और कांग्रेस ब्रिटेन और एक तरह से कह लीजिए कि लीग, यानी कि ये जो तीनों पार्टी है इसका सम्मेलन हो रहा है। और शिमला कॉन्फ्रेंस में आप देखोगे तो ढेर सारे लोग एक प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पहुँचते हैं। और शिमला सम्मेलन में जो है जिन्ना के जिद के कारण कि कोई भी मुस्लिम जो है, और सबसे बड़ी बात है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, क्योंकि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भाई 5 जो कैंडिडेट हैं, जो 5 कैंडिडेट का एक प्रपोजल दिया गया, कांग्रेस की तरफ से 5 कैंडिडेट का दिया गया और 5 कैंडिडेट मुस्लिम लीग की तरफ से होने थे। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिन्ना को खल रहे थे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चूँकि लीग के हैं नहीं, तो जिन्ना का ये मानना था कि जिन्ना का भ्रम अभी भी नहीं टूटा था कि जो मुस्लिम वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व जो पार्टी करती है वो मुस्लिम लीग ही है। अब उसमें आप देखोगे कि मौलाना साहब पर धारगिरी हुई थी पूरा, यानी कि जो वायसराय की कार्यकारिणी में जो भी मुस्लिम आएगा वो जिन्ना की जिद थी कि वो आएगा कहाँ से, वो आएगा जो है लीग से ही। तो इस तरह कांग्रेस में जितने भी हैं, खान अब्दुल गफ्फार खां और जितने भी लीडर हैं, यानी कि वो कांग्रेस एक तरह से कार्यकारिणी में शामिल ही नहीं होंगे।
इसका मतलब वो अंतरिम सरकार में भी नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से इनकी जो जिद रही, उसके कारण आप देखोगे अंततः शिमला सम्मेलन भी विफल हो जाता है। और शिमला सम्मेलन में आप देखो कि हिंदू महासभा को बुलाया नहीं गया, और जो आपके गांधी जी शिमला में ही थे, गांधी जी आप देखो शिमला में ही थे, लेकिन सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि शिमला सम्मेलन अंततः जो है विफल घोषित हो जाता है। और इसके बाद आप देखोगे कि आम चुनाव हो जाएगा वहाँ, और लंदन में जब आम चुनाव हो जाएगा तो सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। और जब सत्ता परिवर्तन हो जाएगा यानी कि शिमला सम्मेलन, और इसके बाद आप देखोगे कि 1946 में एक तो शाही नौसेना का विद्रोह हो जाएगा, यानी कि 18 फरवरी को शाही नौसेना का विद्रोह हो जाएगा। और इसके बाद आप देखोगे 19 फरवरी को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा कर दिया गया। कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा कर दिया गया। और जब आप देखोगे कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा कर दी जाएगी तो इसमें जो है अंतरिम सरकार के गठन की बात की जाएगी। अब यहीं से हमें समझना है अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन का प्लान किया गया, और अंतरिम सरकार के गठन की जो घोषणा है वो 24 अगस्त को कर दी गई, 24 अगस्त 1946। और 2 सितंबर को आप देखोगे कि जवाहरलाल नेहरू समेत 12 लोगों को एक तरह से कह लीजिए शपथ दिला दिया जाएगा। और इसमें आप देखोगे कि 6 कांग्रेस से होंगे, और एक जो है सिख होंगे, और एक पारसी होंगे, और एक जो है ईसाई होंगे, और शेष 3 जो है रखा गया लीग के, यानी कि गैर लीगी मुस्लिम को रखा गया। और इनसे ये कहा गया कि भाई आप इसमें शामिल होंगे, लेकिन जैसे ही लीग आएगी, क्योंकि लीग शुरू में शामिल नहीं हुई मुस्लिम लीग, और जैसे ही वो शामिल होगी तो आपको अपने पद से हटना पड़ेगा। तो ये इस आश्वासन पर आए थे। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि 6, 3, 9 और 3, 12 को एक तरह से रखा गया शुरुआत में। तो कभी भी आ जाए, अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ तो घोषणा उसकी हुई और शपथ ले लिए। और आप देखोगे कि अक्टूबर में 26 अक्टूबर को ये आ जाते हैं, 26 अक्टूबर को ये शामिल हो जाते हैं, लेकिन इनकी मंशा सही नहीं रहती है और ये सरकार में जो है तोड़ फोड़ करने के लिए आते हैं। और 26 अक्टूबर को जब ये शामिल हो जाते हैं तो ये तीनों चले जाते हैं, और इसमें लियाकत अली खां आप देखोगे कि वित्त मंत्री बनते हैं। तो लिया यानी कि इस तरह अगर क्वेश्चन आता है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में किसने जो है बजट पेश किया था, तो लियाकत अली खां। और जो आज़ादी के बाद मंत्रिमंडल था उसमें आप देखोगे सनमुखम सेट्टी ने बजट प्रस्तुत किया था। और जो भारत में पहली बार बजट की प्रक्रिया आएगी वो लॉर्ड कैनिंग के समय में आएगी, और वो हेनरी विल्सन करके हैं, यानी कि जेम्स विल्सन करके हैं, जिनको बजट का जनक माना जाता है 1860-61 के आसपास। तो अगर बजट का जनक आ जाए तो वहाँ से शुरू हो रहा है। लेकिन अंतरिम सरकार में बजट कौन प्रस्तुत करेगा, वो वित्त मंत्री। और वित्त मंत्री कौन है, लियाकत अली खां। तो ये तोड़ फोड़ करने के लिए फिर शामिल होते हैं। तो फिर अंतरिम सरकार का एक तरह से जो है गठन हो जाता है। और फिर इसके बाद आप देखोगे, अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 16 अगस्त 1946 का दिन काला दिन के रूप में माना जाता है। और ये जो परिदृश्य, ये जो मंजर है, इसमें आप देखो कि बंगाल के जो सीएम रहते हैं सोहरावर्दी करके, वो सार्वजनिक अवकाश घोषित कर देते हैं और ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस चलाया जाता है। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस करके जगह जगह पर हिंसा फसाद और दंगा वगैरह आयोजित किया जाता मुस्लिम लीग की तरफ से।
और इसमें इतने नरसंहार होते हैं, इतनी लाशें भिजती हैं कि यहाँ से लोगों का दृष्टिकोण चेंज हो जाता है। चाहे वो पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, चाहे गांधी जी हों, चाहे नेहरू जी हों, सारी लोगों के दृष्टिकोण चेंज करने का एक बहुत बड़ा पॉइंट आपको मिलेगा। 16 अगस्त 1946 को ध्यान रखना है, जिसको डायरेक्ट एक्शन डे कहा जाता है, और जिसको मौलाना साहब इसको क्या कहते थे कि ये तो बहुत बड़ा काला दिवस है। इसको बड़ा एक तरह से कह लीजिए काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद सारी स्थिति एकदम बिल्कुल बदल जाती है। नोआखाली में आप देखोगे इतना बड़ा दंगा फसाद होता है, यानी कि बहुत इसका असर पड़ता है, और सारे लोग यहीं से लोगों का व्यू चेंज हो जाता है कि आज़ादी मिले चाहे नहीं, बंटवारा पहले होना चाहिए। यानी कि यहाँ से आप देखोगे विभाजन की तरफ लोग बढ़ जाते हैं, और पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वीकार कर लेते हैं, JL नेहरू स्वीकार कर लेते हैं, सभी लोग विभाजन के पक्ष में जो है एक तरह से दे देते हैं समर्थन। कुछ लोगों को छोड़कर पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर किचलू, और एक तरह से आप देखोगे कि आपके जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खां, इन लोगों को आप देखो तो ये जो है उसके विरोध में रहते हैं विभाजन के। अदरवाइज आप देखोगे सारे लोग इसके पक्ष में। पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब भी जो है करते थे, लेकिन बाद में वो भी समर्थन में आ गए। तो इस प्रकार से आप देखो अंतरिम सरकार का गठन हो गया, और फिर संविधान सभा के लिए इसी में आप देखोगे संविधान सभा के गठन की भी बात की गई। संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा और इसके सदस्यों का इलेक्शन कराया जाएगा, और इसके सदस्यों के लिए आपने देखा कि 389 सदस्य का एक तरह से 389 सदस्य रखे गए, क्योंकि उस समय जो है 10 लाख पर एक सदस्य लिया जाना था। यानी कि 10 लाख की आबादी पर एक प्रत्याशी प्रतिनिधित्व करता था। तो उस समय लगभग 40 करोड़ की आबादी थी, तो उसके हिसाब से आप निकालोगे तो ये डाटा 389 ही होगा। अब 389 में आप देखोगे कि कैसे कैसे आप इसको डिवीज़न करोगे, तो इसमें 292 जो सदस्य थे, 292 सदस्य ये ब्रिटिश भारत के प्रांतों से आने थे, यानी कि ब्रिटिश प्रांतों से आने थे ये। और ब्रिटिश प्रांत कितने थे? 11 प्रांत थे, और 4 जो है वो 4 आयुक्त प्रांतों से आने वाले थे। 4 आयुक्त प्रांतों से आएंगे, और 4 आयुक्त प्रांत कौन कौन है उसको आप याद करने का आसान तरीका है ABCD। A का मतलब है अजमेर, अजमेर। B का मतलब है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। और C का मतलब है कुर्ग, कुर्ग कर्नाटक वाला। और D का मतलब दिल्ली। यानी कि ये कमिश्नरी प्रोविंस थे, 4 आयुक्त प्रांत थे, जिसको अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, जैसे हमारे यहाँ यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, इसी तरह की संकल्पना थी। तो 4 आयुक्त प्रांत से लिए जाने थे, और शेष जो है आप देखोगे तो उससे 93 जो सदस्य थे देसी रियासतों से आने थे, देसी रियासतों से लिए जाने थे। तो इसको आप पॉलिटी में पढ़ोगे तो इस प्रकार से आप देखो कि निर्वाचन कितने का होना था, इतने का ही होना था। यानी कि वो भी निर्वाचन कैसा था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन, और वो भी वयस्क मताधिकार नहीं था। इसीलिए बहुत से लोगों ने आलोचना किया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एक तरह से वयस्क मताधिकार पर नहीं है। उसके लिए ढेर सारे शर्तें थी, यानी कि इनकम टैक्स और इस तरह का, संपत्ति का, और ढेर सारा। इसलिए आप देखोगे कि वयस्क मताधिकार यहाँ नहीं था। यानी कि निर्वाचन कैसे होगा? यानी कि जो विधान मंडलों में जो निर्वाचित लोग हैं वो भाग लेंगे इसमें। यानी कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ, और यहाँ मनोनयन हुआ। यानी कि कभी भी आ जाए कि संविधान सभा के सदस्यों को कैसे लिया गया, तो एक तरह से अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा और प्लस मनोनयन के द्वारा। यानी कि मनोनीत भी थे और अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। निर्वाचन में भी जब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पूछेगा तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन है, जैसे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है, तो वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और फिर इसके बाद आप देखोगे गठन हो जाएगा, और संविधान सभा की जो है आप देखोगे पहली बैठक जो है 9 दिसंबर, और फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
और पहली बैठक में आप देखोगे एक प्रोटेम स्पीकर जो है बनाने की परंपरा थी। फ्रांस और अमेरिका की परंपरा को आप देखोगे तो एक वयोवृद्ध नेता को प्रोटेम स्पीकर बनाने का तो जेबी कृपलानी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिनका नाम आप जानते हो, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के फॉलो करते थे, फॉलोअर थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हीं को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला यानी कि टेम्परेरी अध्यक्ष बनाया गया, प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। और फिर इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ गए और 13 दिसंबर को आपने देखा प्रियम्बल मोशन, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव था, जो उद्देशिका थी भारतीय संविधान की, उसको जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत कर दिया। तो इस प्रकार से आगे की कार्रवाई आप संविधान में पढ़ते ही हो। तो इस प्रकार से आप देखोगे बैठक में भाग लिए और फिर कैसे कैसे भारत एक तरह से पहले अंगीकृत किया गया, फिर उसको जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकरण हुआ और फिर 26 जनवरी 1950 को भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित हुआ। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण अगर दिल से कोई ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कोई योजना बनाया तो वो कैबिनेट मिशन योजना। और इसके बाद अब आप देखो कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में इतना नरसंहार हो गया। और जब ये रिपोर्ट, और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेवेल। और जब ये सूचना वहां पहुंचती है तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने फैसला लिया कि जल्दी भारत को खाली करना। तो क्लीमेंट एटली की घोषणा, यानी कि 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली घोषणा कर देता है और 24 मार्च 1947 को लास्ट गवर्नर जनरल बनते हैं कौन? यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन, जो आज़ादी से पहले भी हैं, आज़ादी के समय में भी हैं और आज़ादी के बाद भी हैं। तो आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल आ जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन, पहला भारतीय गवर्नर जनरल आ जाए तब श्री राजगोपालाचारी। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि पहले क्या परंपरा होती थी कि यहाँ से गवर्नर जनरल जाता था, फिर उसी विमान से जो है वो दूसरा गवर्नर जनरल आता था। लेकिन इतना घबराया हुआ था लॉर्ड वेवेल इन घटनाओं को लेकर कि लॉर्ड माउंटबेटन, अब लॉर्ड माउंटबेटन शासन प्रशासन के लिए नहीं भेजा जा रहा, वो सत्ता के हस्तांतरण के लिए भेजा जा रहा। तो आप देखो कि लॉर्ड माउंटबेटन के आने तक उसको रोका गया कि पहले उससे वो रिपोर्ट लेगा कि भारत की क्या संवैधानिक प्रगति, भारत में क्या है, कैसे सत्ता का हस्तांतरण करना है, सब राय मशवरा लेगा, तब वो यहाँ से जाएगा। तो यानी कि 24 मार्च को आप देखोगे 1947 को आ गया कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। और ये जून 48 तक रहता है और जून 48 में ये कार्यभार देता है यानी कि राजगोपालाचारी को। और 1950 में राजगोपालाचारी कार्यभार देते हैं किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और वहीं से गवर्नर जनरल की परंपरा मर्ज्ड इनटू प्रेसिडेंट। तो एक चीज़ दिमाग में आपको खाका क्लियर होना चाहिए कि कैसे कैसे ये धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और वहाँ से आप देखोगे तो एक प्रकार से जो है इसको आगे बढ़ा देंगे हम लोग और माउंटबेटन योजना आ जाएगी। और जैसे ही आए यहाँ पर तो एक डिकी बर्ड प्लान इन्होंने घोषित किया, लेकिन उसमें बाल्कन के तरह था, प्रांतों को पूरा अधिकार दे दिया गया। तो अगर प्रांतों को अधिकार दे दिया जाएगा निर्णय लेने का तो जाहिर सी बात है कि कितने संविधान बन जाएंगे, कितने जो है विभाजन हो जाएंगे। तो माउंटबेटन प्लान यानी कि 3 जून की योजना, लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के नाम से उसको जाना जाता है। और उसके बाद उसमें विभाजन की बात की गई और फिर रेड क्लिफ, जैसे बंगाल का क्षेत्र है और इधर आप देखोगे पंजाब का क्षेत्र है, तो पूर्वी पंजाब, पश्चिमी पंजाब, बंगाल में पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल, यानी कि एक तरह से जहाँ जहाँ भी डिस्प्यूटेड एरिया था उसके लिए एक रेड क्लिफ आयोग, यानी कि रेड क्लिफ की अब अध्यक्षता में आप देखोगे कि एक रेड क्लिफ लाइन खींचा गया जहाँ जहाँ भी विवादित एरिया था। और उसके बाद आप देखोगे फिर आज़ादी के लिए प्रयास किया गया कि अब इसको कैसे वैधानिक रूप दिया जाए। तो उसके लिए जुलाई में जो है वो भारतीय स्वाधीनता विधेयक प्रस्तुत किया गया हाउस ऑफ कॉमन्स में। और उसके बाद आप 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स से यह पारित हो गया और 18 जुलाई को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज VI का इस पर हस्ताक्षर हो गया। और 18 जुलाई को ये एक तरह से कह लीजिए कि एक कानून में बदल जाता है, यानी कि विधेयक चेंज इनटू एक्ट।
और फिर जो है 15 अगस्त 1947 को ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, यानी कि कम इन टू एग्जिस्टेंस, यानी कि लागू हो जाता है। और उसी से आप देखोगे कि जो भारत राज सचिव का पद था वो भी समाप्त हो जाता है, और जो अधिराज्य का दर्जा था और ये सब जो है वो सारे जो है पद समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार हमें जो है आज़ादी मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि घटनाओं को हम लोगों ने कैसे क्लब किया, यानी कि एक दूसरे को आपको एक दूसरे से जोड़ना है, घटनाओं को जो है जोड़ के चलना है, एक दूसरी घटनाओं को लिंक करके चलना है, तब आप इसको कर पाओगे। और एक प्रकार से हम लोग अगर देखा जाए तो एक घटना से दूसरी घटना जुड़ी हुई। इसके बाद जब आज़ादी मिल गई तो आप देखो कि रियासतों की स्थिति क्या रही। वो संविधान सभा की कार्रवाई में भी नहीं भाग ले रही रियासतें। बड़ी बड़ी रियासतें थी जैसे हैदराबाद की रियासत, वो संविधान सभा की कार्रवाई में भी नहीं भाग ली। अब उसके लिए आप देखोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आप देखोगे एक रियासती राज्य विभाग के गठन किया जाएगा, स्टेट डिपार्टमेंट, और फिर जो है यूनिफिकेशन ऑफ स्टेट किया जाएगा। यानी कि जैसे आप देखोगे जर्मनी में बिस्मार्क के द्वारा एक तरह से यूनिफिकेशन किया गया और 300 टुकड़ों को 3 टुकड़ों में मर्ज किया गया, उसी तरह से भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यानी कि जो रियासतों का एकीकरण था वो सबसे टफ कार्य था, और अंग्रेज इसी मंशा से गए थे कि हम तो चले जाएंगे, तुम्हें टुकड़े में बांट कर जाएंगे। लेकिन आप देखो कि कहा जाता है कि यदा यदा ही धर्मस्य, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुशल नेतृत्व में, और एक आईएएस पदाधिकारी थे वीपी मेनन, इनके नेतृत्व में आप देखोगे कि पूरी रियासतों का एकीकरण होता है। और उसमें 2 शर्तें दी जाती हैं। एक तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन रहता है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करो, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट रहता है, यानी कि यथावत समझौते की बात की जाती है। तो उसमें आप देखोगे बहुत ढेर सारी रियासतें ऑप्शन दिया गया, या तो आप पाकिस्तान में चले जाओ या भारत में रहो आप। तो ऐसे आप देखोगे तो 3 रियासतों का प्रश्न विवादित हो जाता है। अगर एग्जैक्ट फिगर आप देखोगे तो 552 रियासतें रहती हैं, ऐसे 600 रियासतें हम लोग देखते हैं, और उसमें जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ का प्रश्न विवादित हो जाता है। बाकी समस्त रियासतें जो है वो एग्री हो जाती हैं, क्योंकि ये जो है सबके घर जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनका जो कुशल व्यक्तित्व रहता है, जो प्रभावशाली व्यक्तित्व रहता है, हालांकि आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी रहती है, लेकिन फिर भी आप देखो कि इतने विभिन्नताओं में एकीकरण करना ये बहुत टफ काम है। वहाँ आप देखोगे जर्मनी में जो बिस्मार्क के लिए उतना टफेस्ट नहीं था, लेकिन यहाँ जो है चूँकि विभिन्नताएं बहुत थी और उस डाइवर्सिटी में एक करना ये बहुत टफ काम था। और ऐसे परिवेश में आप देखोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बखूबी इस काम को किया गया, जिसमें एक व्यक्ति केवल साथ में था, यानी कि वीपी मेनन करके। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि 3 रियासतों का प्रश्न विवादित हो जाता है। बाद में आप देखोगे कि जूनागढ़ जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ को पक्ष में कर लिया जाता है, और थोड़ा बहुत जो है आनाकानी की ये जो है राजा हरि सिंह, तो जम्मू कश्मीर में आप देखोगे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर कर लेते हैं, और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर उधर बन जाता है, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करके और भारत में विलय कर लेते हैं जम्मू कश्मीर को। लास्ट में हैदराबाद की क्या स्थिति होती है, क्योंकि हैदराबाद का जो अंतिम निज़ाम रहता है उस्मान अली खां, उस्मान अली खां जो है वो पाकिस्तान के पक्ष में रहता है, जबकि जनता जो भारत के पक्ष में रहती है। ऐसे समय में उसे जो है 1 वर्ष का समय दिया जाता है, और उसके बाद ऑपरेशन पोलो सैन्य कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को आप देखोगे भारत में शामिल कर लिया जाता है। यानी कि सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के द्वारा, यानी कि सैन्य कार्रवाई, पुलिसिया कार्रवाई करके अंततः जो है हैदराबाद को भी भारत में शामिल कर लिया जाता है, और उस्मान अली खां पाकिस्तान चले जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि रियासतों का एकीकरण हो जाता है, और एक तरह से कह लीजिए कि पहले जो राज्य थे, अब आप सोचो कि पहले 1950 का मंजर आप देखो तो ABCD राज्य बनाए गए थे, यानी कि ABCD राज्य, यानी कि उतनी रियासतों को मिलाकर 29 फिर बनी, और 29 में आप देखोगे 9, 9, 18, 10, 28, 1, 29 डी श्रेणी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया।
इसके बाद ABCD इस श्रेणी को हटाकर फिर फजल अली आयोग आता है। फिर फजल अली आयोग आप देखोगे तो वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। फिर 1956 में आप देखोगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम बन जाता है और वहाँ फिर जो है 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश की अवधारणा रहती है, जो जिसको अपडेट करोगे तो वर्तमान में आप पहुँच जाओगे। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ आप देखोगे कि एक तरह से हम लोग आज़ादी तक पहुँचे और सीरियल से सब पूरा लेकर चल रहे थे और आज हम लोग जो है आज़ाद हो गए। और इसके बाद कल का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आपका जो पार्ट छूटा हुआ है, यानी कि जो पहली बार हम लोग शुरू किए थे वो हमने वैदिक से शुरू कर लिया था, इसलिए आप लोगों का थोड़ा सा इतिहास से जो बैकग्राउंड से नहीं होंगे, जिनका टच नहीं होगा, उनको ये पता ही नहीं होगा कि कैसे विभाजन हुआ, क्या है, कैसे क्या है। तो उसके लिए हम लोग एक हिस्टोग्राफी का कल एक क्लास रखेंगे हम लोग, और कल जो है पूरा आपको हम एक फ्लो चार्ट देंगे कि इतिहास कैसे आप पढ़ोगे कि इंटरेस्ट आएगा, और इस प्रकार से हम लोग आपका इंटरेस्ट पैदा करेंगे। और कल जो है पूरे इतिहास में आपको भ्रमण करेंगे और हिस्टोग्राफी यानी कि शुरू से प्री हिस्ट्री क्या, प्रोटो हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अब देखेंगे और फिर उसके बाद तब समापन करेंगे। तो ठीक है, इसी के साथ हम वाणी को विराम देना चाहते हैं और इसके बाद जो है कल के लिए आप लोग पूरी तरह तैयार रहना, क्योंकि कल हम लोग पूरी तरह उसको देखेंगे। अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा है कैसे करोगे आप, कॉन्फिडेंस लेवल आपका कैसे हाई रहेगा, तो उसको हम लोग कल के जो है लेक्चर में रखा जाएगा। तो इसी के साथ वाणी को विराम देना चाहते हैं और जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक